चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टेट्स ऑफ मैटर सबको हुआ नहीं है नया चैप्टर? नहीं हुआ है सर। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे बच्चों। मैटर क्या होता है ये जानेंगे और उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में जानेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ मैटर? मैटर क्या चीज होती है बच्चों, वो समझते हैं हम लोग। सो एनीथिंग दैट हैज सम वेट एंड दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। ठीक है बच्चों, जैसे कि तुम लोग जो फोन या फिर लैपटॉप पे अगर पढ़ रहे रहोगे तो इसका कुछ वेट है, इसका कुछ वजन है, और इसको रखा है तो कुछ जगह भी छिका रहा है ना, ये जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। क्या समझ में आ गया मैटर क्या होती है चीजें? तो मैटर हम खुद भी हैं, हम खुद भी, हमारा खुद का कुछ वेट है, हम कोई भी जगह पे बैठते हैं तो कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम खुद भी एक तरीके से मैटर ही हैं। ठीक है, तो मैटर क्या होता है बच्चों? एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस दैट पोजेस सम वेट, ठीक है, सम मास एंड occupies some space can be called as matter। समझ में आ गई बात? is called matter। सबको समझ में आ गया बच्चों मैटर क्या होता है? ठीक है हाँ सर। बच्चों, मैटर के यस कितने सर। फेज होते हैं, कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के? ठीक है, जो भी चीज जिसका वेट होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है? ठीक है, क्या तुम लोग बता सकते हो बच्चों कितने फॉर्म्स होते हैं? तीन फॉर्म। पी फॉर्म। तीन फॉर्म। क्लासिकली अगर मैं बात करूं, क्लासिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं, वो तीन होते हैं, बट बच्चों मॉडर्न स्टेट्स ऑफ मैटर की मैं बात करूं, देयर आर 5 फॉर्म्स, राइट? किसी को पता है इस बारे में? सर हाँ एक्वियस सर, होगा एक। एक सबसे बेसिक। प्लाज्मा भी होगा ना, प्लाज्मा। हाँ, सबसे पहले तो बेसिक की बात करते हैं, फिर आएंगे हम लोग मॉडर्न स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। नाउ व्हाट आर द बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर और द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर? बच्चों बताओ जरा, तुम लोग को कोई भी चीज जो अपने सॉरी। अराउंड दिखती है वो कौन से स्टेट में दिखती है? एक तो बच्चों सॉलिड होता होगा, राइट? सॉलिड फॉर एग्जांपल लिक्विड। योर फोन लिक्विड। इटसेल्फ। ठीक है, लिक्विड होता है दूसरा स्टेट ऑफ मैटर। और तीसरा कौन सा स्टेट होता है बच्चों? गैसियस। गैस गैसियस। गैसियस स्टेट, राइट? तो ये तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कोई भी मैटर जो है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक आइस का बात करूं, तो आइस जो होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट वाटर। वाटर इज अ मैटर। वाटर को मैं तीनों स्टेट में रख सकता हूँ। सॉलिड में होता है जिसको आइस बोलते हैं हम लोग, उसी को हीट करा अगर मैं मेल्ट कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? लिक्विड स्टेट में। और अगर मैं और फर्दर हीट करूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? गैस स्टेट में, राइट? तो तुम लोग, क्या मैं एक तरीके से ऐसे बोल सकता हूं बच्चों कि हर जो मैटर है, हर जो सॉलिड मैटर है, अगर उसको एनर्जी दिया जाए बाहर से, अगर मैं बाहर से उसको एनर्जी सप्लाई करता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? सही बात है कि नहीं? हर मैटर को हीट कर, हर सॉलिड मैटर को हीट करने में उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सही बात है बच्चों? कभी उल्टा होता है क्या? कोई लिक्विड को कभी हीट किया है, सॉलिड बन गया हो हीट करने पे? नहीं सर। वो सर। तो नहीं होता है। तो हर सॉलिड मैटर को जब तुम लोग हीट देते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, ठीक है? उसी तरह से हर लिक्विड्स को अगर मैं गैस हीट करता हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? लिक्विड मैटर को हीट करोगे, गैस। गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हम जानेंगे, इसी चैप्टर में जानेंगे, ठीक है? और अगर मेरे को गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा। हीट दे रहा था तो क्या करना पड़ेगा? कूल करना कोल्ड। पड़ेगा। और अगर मैं लिक्विड को फर्दर कूल करता हूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। सॉलिड। ठीक है, तो ये चीज, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, एक दूसरे में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट है बच्चों।
आवाज आ रही है मेरी बच्चों सभी को? हाँ सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ये तो क्लासिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। इस चैप्टर में हम लोग लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे। ज्यादा फोकस हम लोग गैस के बारे में और देंगे, और थोड़ा सा हम लोग लिक्विड के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसके अलावा भी थोड़े और मैटर होते हैं। अगर गैस को फर्दर हीट किया जाए, गैस को मैं प्लाज्मा और होगा। हीट करूंगा, यस, गैस को अगर मैं हीट फर्दर करता हूं बच्चों, तो जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है वो होता है प्लाज्मा। और अगर सॉलिड को और कूल किया जाए, इतना कूल कि मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल हिल नहीं पाए, एकदम टाइटली पैक्ड हो जाए, और कूल करूं मैं अगर सॉलिड को, तो फिफ्थ स्टेट या फिर इसको जीरोथ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं बच्चों। तो ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? आई मीन इन नाम दिया गया है सिर्फ दो साइंटिस्ट को ओनर ओनर करने के लिए। जैसे सॉलिड होता है वैसे ही इसको कुछ और भी नाम दे सकते थे, लेकिन दो साइंटिस्ट लोगों ने इसको ढूंढने प्रिडिक्ट किया था। बोस और आइंस्टाइन जो थे, इन लोगों ने ऐसा बोला था कि एक सॉलिड से भी हार्ड मैटर होता है, सॉलिड से भी डेंस मैटर होता है, जिसको बी जिस जी क्योंकि लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, इसके लिए उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पे मैटर का नाम रख दिया। ठीक है बच्चों, ये बीईसी बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बनता कितने टेम्परेचर पे पता है? -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जीरो केल्विन को बोलते हैं। और जीरो केल्विन इतना डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अर्थ पे, इस प्लैनेट पे रीच करना तो इम्पॉसिबल है बच्चों। तो बीईसी जो है वो स्पेस स्टेशन में बनता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आईएसएस, हमारे जैसे सैटेलाइट घूमते हैं वैसे आईएसएस भी हमारा अर्थ के ऊपर घूमते रहता है, जिसके अंदर एक लैब है, जिस लैब का नाम है कोल्ड एटम लैब। उसमें ये मैटर बनाया जाता है। फिलहाल के लिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन गैस एंड लिक्विड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो हमारा ज्यादा फोकस सॉलिड, लिक्विड और गैस पे है, ज्यादा फोकस गैस पे, फिर थोड़ा सा लिक्विड में, और सॉलिड के बारे में तो भैया एक चैप्टर ही है नेक्स्ट ईयर, तो वो चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे उसके बारे में। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है वो देखते हैं बच्चों। मैं यहाँ पे सॉलिड लिख देता हूं, लिक्विड लिख देता हूं, और गैस लिख देता हूं बच्चों, और प्रॉपर्टी सारी मैं इधर पे लिस्ट आउट करूंगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है इधर पे मैं प्रॉपर्टीज भी लिख देता हूं। प्रॉपर्टीज किस किन किन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे वो लिख देता हूं मैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहला तो सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में जो पैकिंग होती है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होती है? तो बच्चों सॉलिड में जो मॉलिक्यूल है एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स अगर देखोगे तो एक बिल्कुल इनके बीच में स्पेस होता ही नहीं है, ना के बराबर स्पेस होता है, नेग्लिजिबल स्पेस होता है बच्चों। और मॉलिक्यूल एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, टाइट एकदम अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटली पैक्ड। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की अगर बात करोगे तो दे आर लूजली पैक्ड। ठीक है, इतना टाइट पैकिंग नहीं होती है, दे आर लूजली पैक्ड। ठीक है, लूज है तो परफेक्ट अरेंजमेंट भी नहीं होता कोई, ऐसे लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लूजली पैक्ड और लूजली हेल्ड मैं बोलूंगा। ठीक है, जबकि गैस की मैं बात करूं तो दे डोंट इवन held together, they are free from each other, the particles are free from each other। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पार्टिकल हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हैं बच्चों। अगर मैं सेपरेशन की बात करूं तो इनके पार्टिकल इतना क्लोज होते हैं कि इन पार्टिकल के बीच में सिर्फ 3 to 5 एंगस्ट्रॉन्ग का ही डिफरेंस होता है। 3 to 5 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच का रेंज होता है, सेपरेशन होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, सेपरेशन जो है पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये बहुत
1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है पता है बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। मतलब 1 मीटर को 10⁻10 टाइम्स डिवाइड करोगे तो जो एक फ्रैगमेंट मिलेगा उसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, विच इज वेरी स्मॉल, राइट? बहुत स्मॉल हो जाता है। Yes, sir. तो इतना छोटा सा सेपरेशन होता है उसमें, जबकि लिक्विड में जो होते हैं, लिक्विड में ये जो सेपरेशन है वो 10 एंगस्ट्रॉम तक का जा सकता है। सेपरेशन इज इक्वल टू और मोर देन 10 एंगस्ट्रॉम। जबकि गैसेस में ये सेपरेशन जो है वो अब 10 एंगस्ट्रॉम से भी ग्रेटर होता है। ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा होता है, 15 या फिर उससे ज्यादा होता है ना, मोर सेपरेशन, हाईएस्ट सेपरेशन होता है आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई सभी को? हाँ सॉलिड सर। में कैसे पैकिंग होता है और सेपरेशन कितना होता है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या फिर पैकिंग बोल सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की मैं बात करूँ तो पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं जो रेगुलरली अरेंज हो। ठीक है, अरेंजमेंट की मैं बात कर देता हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल जो है वो टाइटली अरेंज्ड और रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे परेड में आर्मी वाले कैसे एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, वैसे इधर पे भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किसका रेगुलर होता है बच्चों? जो भी चीज की सॉलिड है उसका। जैसे कोई सॉलिड किसी एटम से बन सकता है या फिर मॉलिक्यूल से बन सकता है। तो जो भी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है बच्चों यहाँ पे। जबकि इधर की मैं बात करूं लिक्विड में, यहाँ पे कोई रेगुलर नहीं है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल तो लूजली हेल्ड है, तो इररेगुलर है। वॉल्यूम। ठीक है, इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे बात करूं अगर गैस की, तो गैस में अगेन लूजली पैक्ड है तो हाईली इररेगुलर अरेंजमेंट होगा, है कि नहीं? बिकॉज मॉलिक्यूल थोड़े भी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हाईली इररेगुलर अरेंजमेंट होता है इनमें। ठीक है, तो ये हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी, शेप की बात करते हैं। क्या सॉलिड का फिक्स शेप होता है बच्चों? फिक्स शेप। हाँ Yes, sir. सर। यस, तो इन लोग का फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड का फिक्स शेप होता है क्या? नहीं सर. No, no. फिक्स शेप होता है यहाँ पे। लिक्विड बच्चों इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, शेप इज नॉट फिक्स्ड, दे अक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। सही बात है, अगर मैं ग्लास में डालूंगा तो ग्लास के शेप का Yes, लिक्विड, sir. राइट? जैसे ग्लास में अगर तुम लोग डाले पानी और उसको फ्रीज कर देते हो तो जो उसका आइस बनेगा उसी शेप का बन जाएगा। या फिर किसी भी कंटेनर में डाल लो बच्चों, उसी उसी शेप का हो जाएगा जो कंटेनर का शेप है। सो दे डोंट हैव फिक्स शेप, फिक्स शेप, and they acquire the shape of container in which they are kept, in which they are kept। ठीक है, अब बात करते हैं गैस की। भाई शेप गैस का भी तो नहीं होगा, गैस भी, गैस जो होता है जिस भी कंटेनर में डालेगा उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। दे ऑल्सो डोंट हैव द फिक्स शेप, फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो इनका फिक्स शेप नहीं होता। बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की। शेप की बात कर लिया, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। लिक्विड सॉलिड का वॉल्यूम चेंज हो जाता है क्या बच्चों? एक सॉलिड अगर है तो उसका वॉल्यूम तो एक टेम्परेचर पे फिक्स ही रहेगा, है कि नहीं? डिफाइंड वॉल्यूम होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सही बात है, सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होता है क्या विद टाइम और टेम्परेचर? सॉलिड का वॉल्यूम बिल्कुल नहीं चेंज होता बच्चों, इनका डेफिनिट वॉल्यूम होता है। सिमिलरली लिक्विड के वॉल्यूम भी एक टेम्परेचर पे चेंज नहीं होते। जैसे 1 लीटर पानी में एक मग में भर दूं तो 1 लीटर ही रहेगा अगर उसको क्लोज करके रखूं मैं कंटेनर को। तो डेफिनिट वॉल्यूम जो होते हैं इसका भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वेरेज इन केस ऑफ गैस द वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड,
इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है, कोई डिफाइंड वॉल्यूम नहीं होता बच्चों। जिस भी कंटेनर में डालोगे गैस उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम अपना वॉल्यूम बना लेता है। अगर मैं 1 मोल गैस लेता हूँ, 1 मोल कोई भी गैस लेता हूँ और 1 लीटर के कंटेनर में डाल देता हूँ, तो वो गैस जो है वो 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अगर मैं उसको 22.4 लीटर के कंटेनर में डाल देता हूँ तो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो बेसिकली जिस भी कंटेनर में भरोगे गैस तुम लोग, उस उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो इसका वॉल्यूम फिक्स है क्या? जैसे मैंने 1 मोल ऑक्सीजन लेट्स से 1 लीटर के सिलेंडर में डाल दिया, तो 1 लीटर उसका वॉल्यूम हो गया उसमें जाके। लेकिन अब उसी उसी अमाउंट के गैस को मैं दूसरे बड़े कंटेनर में डाला तो जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका पूरा वॉल्यूम उसका वॉल्यूम हो जाने वाला है। समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? तो गैस जो होते हैं उनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। जिस कंटेनर में तुम उसको भरोगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस। हाँ ठीक है, इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है, गैसेस ऑक्यूपाई द whole volume of container in which they are kept। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बताओ बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसमें होगा, सॉलिड्स में कि लिक्विड में कि गैस में? सॉलिड सॉलिड्स यस, सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के पार्टिकल एकदम टाइटली हेल्ड है, इसका मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, मॉडरेट है। ठीक है, वेरस गैस में नेग्लेजिबल होता है बच्चों, नेग्लेजिबल मतलब ना के बरोबर हो जाता है। ठीक है, लगभग ना के बरोबर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी बताओ जरा? सॉलिड में ज्यादा होगी क्या? गैस गैस में सर। में। यस, यस काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों मूवमेंट में मदद करती है। सॉलिड के पार्टिकल मूव होते ही नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, दे हैव द लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी। वेर एज सॉलिड लिक्विड के अंदर होती है कुछ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाई होती है यहाँ पे। और गैस में वेरी हाई होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इसमें गैस में। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट की बात करता हूँ बच्चों, इंटरमोलिकुलर स्पेस। किसमें सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा? गैस। गैस में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा क्योंकि दूर दूर प्रेजेंट है गैस के मॉलिक्यूल। सॉलिड में टाइटली पैक्ड है तो लो इंटरमोलिकुलर स्पेस। यहाँ पे हाई रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं। ठीक है, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, ठीक है, ज्यादा होते हैं यहाँ पे। सेवेंथ पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी। क्या सॉलिड्स को मैं कंप्रेस कर सकता हूँ बच्चों, बताओ जरा? नो सर they are practically incompressible solid पे। अगर there are some exception to this, can anyone tell me the exception? स्पंज। स्पॉन्ज हो जाता है, ब्रेड हो जाता है, बिकॉज दे हैव पोर्स इन देम, इसके लिए उनको कंप्रेस किया जा सकता है, राइट। बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द रियल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड दैट आर कंप्रेसिबल आर बटर, चीज, घी, दे आर नॉट ट्रू। प्लेन ठीक है, ये सारी और चीज। हाँ, इन लोग को ट्रू सॉलिड नहीं बोलते बच्चों, दे आर कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड्स। नो, दे लुक लाइक सॉलिड बट दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, they are not actually solid, the molecules are not सर arranged properly, right? Such solids are called amorphous solid, which are not true solid are called amorphous solid। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। चलो आगे। यस सर। लिक्विड, क्या लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं? स्लाइटली। या स्मॉल अमाउंट स्मॉल से स्लाइटली कंप्रेसिबल तुम लोग बोल सकते हो, स्लाइटली कंप्रेसिबल। whereas gases, they are highly compressible, right?
तुम लोग देखो बच्चों, 15 लीटर गैस छोटे से सिलेंडर में भर देते हैं, जो गैस में आता है, आई मीन जो गैस का सिलेंडर आता है, तो इतना कंप्रेस करके भरा है तभी तो ना, है कि नहीं? कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं ये लोग। ठीक है, 8th पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, रिजिडिटी की। हु डू यू थिंक इज रिजिड हियर? सबसे ज्यादा Solid. सॉलिड्स आर वेरी रिजिड, वेरी टफ। ठीक है, दे आर वेरी रिजिड, हाई रिजिडिटी ना। लिक्विड में स्लाइट रिजिडिटी होती है बच्चों, हल्के से रिजिड होते हैं। टू मेंटेन देयर सरफेस, लिक्विड का सरफेस जो होता है थोड़ा सा रिजिड होता है। जैसे कि अगर मैं, यूजुअली वी कैनॉट फील दैट रिजिडिटी बिकॉज दैट रिजिडिटी इज वेरी स्लाइट, बट इफ यू विल जंप इन अ स्विमिंग पूल फ्लैट, ऐसे डाइव करके नहीं, सीधा, देन यू कैन फील अ लॉट ऑफ प्रेशर। स्विमिंग पूल में अगर तुम लोग कूद रहे हो बच्चों, स्टिल वाटर है एकदम, फ्लैट नो, वाटर में कोई हरकत नहीं हो रही है, और तुम लोग सर सीधा, बोइंग फोर्स जैसा ना, मतलब क्या क्या क्या, बोयंसी जैसा क्या? बुवियंसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई मीन you'll feel something, it's like you falling on a concrete जब तुम लोग स्टेबल स्टिल वाटर पे जंप करते हो। दैट इज बिकॉज द लेयर ऑफ द लिक्विड इज, लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज रिजिड इन नेचर। तो स्लाइटली रिजिड होता है सरफेस उसका, इसकी वजह से बुयंसी जो है आती है, बुवियंसी भी होती है, वो भी एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो देयर इज नो दैट रिजिडिटी कम्स फ्रॉम द बुयंसी। ठीक है, तो स्लाइटली ओके रिजिड। सर। ठीक है, whereas they are not rigid at all, gases are not rigid। ठीक है बच्चों, अगर गैस रिजिड होते तो हम अगर रोड पे भागते तो हमारे फेस पे बहुत ज्यादा, या फिर हमारे बॉडी पे, या फिर जब कभी तुम लोग रन करते तो तुम लोग के बॉडी पे बहुत ज्यादा मार लगता, बहुत ज्यादा चोट लगती। दे आर नॉट रिजिड बिकॉज नो, दे हैव लॉट ऑफ इंटर स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक है, दे आर नॉट रिजिड। ठीक है, नॉट रिजिड। ठीक है, चलो, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। अब थोड़े से और, एक और प्रॉपर्टी रह जाती है बच्चों, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। सो व्हेन यू चेंज अ स्मॉल अमाउंट, आई मीन थोड़ा सा अगर टेम्परेचर तुम लोग बदल देते हो, सो हाउ हाउ डज द वॉल्यूम अफेक्ट्स योर, सॉलिड की वॉल्यूम में कुछ ज्यादा चेंज देखने को मिलता है क्या बच्चों? बताओ, थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बदल देते हो तो, राइट? Let's say I have taken a small piece of iron metal, और उसको गैस पे जाके थोड़ा सा मैंने हीट कर दिया 1 or 2 नो डिग्री। सर। So do you No change. no change, right? नो No, चेंज सर। because of there is a change. There is a no, there is a term called as thermal expansion, which you'll study in physics. So what happens when you heat a matter? It expands a little bit, but that expansion is very less in case of solid, and it is very much visible in case of gases. So the change is there, but it is very less. So we cannot see with our naked eyes, right? तो हम लोग की आंखों से वो समझ में नहीं आ पाता, but there is a change. The change is very little, right? So the volume changes by a small amount, right? Volume change in case of solid is less, is small। ठीक है, whereas in case of liquid moderate इफेक्ट होता है। लिक्विड में अगर तुम लोग हीट करते हो, so the volume change is moderate, स्लाइट टेम्परेचर इंक्रीज करो, बहुत ज्यादा नहीं। और गैसेस में बच्चों हल्का सा भी अगर हीट लगा, सो दे एक्सपांड रियली क्विक, और इस वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. हाँ, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। यहाँ पे हमने बच्चों सारी प्रॉपर्टीज कंपेयर की सॉलिड लिक्विड गैसेस की। डू यू हैव एनी डाउट इन एनी प्रॉपर्टी बच्चों? देख लो जरा। नो सर। नो, नो डाउट। चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर कोई डाउट नहीं है तो ये सारी प्रॉपर्टी, इनमें एक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को डिटेल में पता होनी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी बच्चों। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
ये सिर्फ इस चैप्टर को समझने के लिए नहीं, आगे के टॉपिक्स भी समझने के बहुत काम में आएगी बच्चों ये प्रॉपर्टी। द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। व्हाट आर दिस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस? Because these forces are responsible to hold molecule together in case of solids, whereas in case of liquid these intermolecular forces are very less, and that's why the particles of liquid can move. Gases में ये intermolecular force of attraction negligible होते हैं, that's why gases are far separate from each other, right? सर Yes, कुछ पूछना है? सर वो एक बार वो इफेक्ट वाला वो वाला दिखाओ ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यस। लिख रहे हो क्या बच्चों? लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को इंपॉर्टेंट जो लगे क्विक नोट्स बना लो। आई मीन ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ एकदम डिट्टो वैसा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव दिस। ठीक है, तो तुम लोग अपनी नोट्स अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, ओके सर। just a moment. So now we are going to see the most important property out of all this property, जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस को एक्चुअली हेल्ड करके रखती है, एक्चुअली होल्ड करके रखती है। ठीक है, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस। देखो बच्चों, जो स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन है वो मेनली दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, राइट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल पास में रहेंगे, सही बात है कि नहीं? बताओ। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल ट्राई टू स्टे क्लोज, राइट? यस सर। यस सर। दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल ट्राई टू स्टे क्लोज। एंड इन विच स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूल स्टे क्लोज बच्चों, बताओ जरा? सॉलिड्स। Solid. सॉलिड्स। So what intermolecular force of attraction is doing? It is trying to bring the molecules in solid state. It is trying to bring the matter in solid state. Whereas kinetic energy is doing exactly opposite of this. Kinetic energy अगर molecule में ज्यादा है बच्चों, अगर ये molecule में kinetic energy high है और इस molecule में kinetic energy high है, so they will try to go away from each other. Right? Are you guys getting this? They'll try to move away from each other because they have lot of kinetic energy in them. और इस वजह से मूव अवे होने के चक्कर में दोनों कौन से स्टेट में जाने लगेंगे, बताओ जरा? कौन से स्टेट की तरफ? गैसेस रहना प्रेफर करेंगे। सो हु इज कंट्रोलिंग दिस स्टेट्स? The state of matter is controlled by only two things. One is intermolecular force of attraction, another is kinetic energy of the particle, and they are working in opposite to each other, right? Intermolecular force of attraction is trying to bring the molecule closer so that the molecule stays in solid state, whereas kinetic energy is trying to move the molecule away from each other so the molecule exists in gaseous state, right? सब बच्चों ये बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ सर। तो ये दो चीज के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बिकॉज दे आर opposite, they are responsible for the physical state of matter. So that's why we are going to discuss these two property in detail. Let's start with intermolecular force of attraction and then we'll talk about kinetic energy, which is also known as thermal energy. ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में इसके बाद बात करूंगा। पहले बात करते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। दिस इज द प्रॉपर्टी विच एक्चुअली होल्ड्स द मॉलिक्यूल टुगेदर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं दे कैन बी अट्रैक्टिव, दे कैन बी रिपल्सिव। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट? तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो तरीके के होते हैं। जरूरी नहीं है कि जब मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल रहा हूँ तो वो अट्रैक्शन ही होगा, वो रिपल्शन भी हो सकता है। बट जो हमारे लिए जरूरी है इस चैप्टर में, हमको तो अट्रैक्ट करवाना है ना मॉलिक्यूल को, ठीक है? तो ज्यादातर मॉलिक्यूल जो होते हैं, जब मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करूंगा तो ज्यादा वक्त मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा। तो इंटरमोलिकुलर दो तरह के हो जाते हैं बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं
सॉरी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? रिपल्सिव, आई मस्ट राइट यहाँ पे, ठीक है। तो अट्रैक्टिव होते हैं और एक रिपल्सिव होते हैं। अट्रैक्टिव कभी होते हैं बच्चों? जब जनरली ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो जब आते हैं पास में तो अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्जेस जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस चार्जेस अगर पास में आते हैं तो रिपल्शन होता है ना। ये चीज तो तुम लोगों को बहुत पहले से पता होगी, राइट? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, पता है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया होगा। So why these intermolecular forces of attractions are very important? Because they decides the physical state of matter, and therefore they decides the physical properties of matter. So many properties such as melting point, boiling point, vapor pressure, viscosity, evaporation, surface tension, solubility, this all property can be estimated by knowing the extent of intermolecular force of attraction or repulsion. तुम्हारा मॉलिक्यूल कितना दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा है, उसके बेसिस पे तुम लोग बता सकते हो कि उस कंपाउंड्स की विस्कोसिटी क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, इवापोरेशन क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा। ये सारी प्रॉपर्टी तुम लोग बता सकते हो। सो इंटरमॉलिकुलर molecular forces helps to decide this all property, and that's why they are very important. ठीक है, अगर ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड समझना है, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड समझना है, तो तुम लोग को इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को समझना ही पड़ेगा, कि तभी तुम लोग बता सकते हो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए। बट बिफोर मी मूव अहेड, लेट्स मेक दिस वन थिंग क्लियर इन योर माइंड बच्चों। जैसे से डिस्टेंस बढ़ता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिस्टेंस जैसे से इंक्रीज होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। सो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases with distance between molecule, with increase in distance between molecule. ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया बच्चों सभी को? यस? Yes, sir. चलो बच्चों, समझ में आ गया तो रीजॉइन करो, तो डिफरेंट टाइप्स के इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस करेंगे। फटाफट रीजॉइन करो सारे बच्चे।